नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। देश भर में कुछ विषय इतने प्रासंगिक हैं कि उन पर जितनी चर्चा की जाए, जितने आउटकम्स की बात की जाए या फिर जितने निष्कर्षों पर पहुंचा जाए वो कई बार कम हो जाता है। आज एक ऐसे विषय को लेकर, हम एक ऐसे विषय विशेषज्ञ को लेकर आपके बीच आए हैं कि आपको बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। हमारे साथ कान सिंह निवाड़ सर हैं। सर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार समिति में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गौवंश को लेकर, प्राकृतिक खेती को लेकर, किसानी को लेकर, किसानों को लेकर एक शोधपरक जो विषय है वो सर का लगातार रहा है और एक रिसर्च बेस्ड बात करने पर वो विश्वास करते हैं और उन रिसर्च के माध्यम से ही वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि कौन सा तरीका वैज्ञानिक है, किन तरीकों को धर्म से ना जोड़कर वैज्ञानिक तरीकों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि हम एक व्यवस्थित कृषि कर सकें और किसानों की समस्याओं को भी समझ सकें। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार आपके दर्शकों को भी और आपके चैनल और आपको भी मैं साधुवाद देता हूं। सर सबसे बड़ा जो मसला है वहां से शुरू करते हैं जी। किसानों की बात तो होती है लेकिन पहले युवाओं को रखते हैं सामने और उसके बाद फिर किसानों पर आएंगे। सर युवा बेरोजगार, आपका एक अलग वर्किंग मॉडल है काम करने का। आप जिस पद्धति की बात करते हैं उस पद्धति में कई बार ये कहा जाता है कि पूरी तरह से सक्सेस है, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। युवा कैसे आत्मनिर्भर हो पाए, युवा बेरोजगारी पर आपका क्या मत है? अमित साहब, मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ कि इस देश की परंपरा में इस देश को जीवित रखने वाला, राज्यों और स्टेटों को या हमारे देश को मजबूत बनाने वाला सबसे बड़ा कोई बेस था तो हमारी खेती थी। खेती से राज्य चलते थे, खेती से गांव चलते थे और खेती से ही हमारा पूरा समाज चलता था। इतना बड़ा सिस्टम था हमारे पास में कि गांव के जितने भी लोग थे उनको गांव में ही रोजगार थे और उस व्यक्ति को, उस समूह को पूरे के पूरे जीविकोपार्जन की गारंटी किसान देता था। आप देखिए, गांव का खाती हर किसान का काम करता था, उसके साल में एक बराबर उसका एक पेटा बना होता था, एक निश्चित अनाज बंधा था, वो उसको मिलता था, कुम्हार को मिलता था, नाई को मिलता था। सबको देने के बाद खलिहान से अनाज उठा के किसान अपने घर में ले जाता था। वो इतना आत्मनिर्भर था। मैं कल भी बनारस में था, वहाँ एक बंदे ने मेरे से कहा कि खेती तो बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो गया है, खेती जो है ये ठीक नहीं रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि हजारों साल की परंपरा में, हजारों साल से इस देश की जो है सीधे सिस्टम में खेती कभी घाटा नहीं रहा और इन 40-50 साल में ऐसा क्या हुआ कि खेती घाटा हो गया है? इस पे सरकारों को, किसानों को, आम जनता को सोचना पड़ेगा। खेती कभी भी किसी भी कालखंड में न पहले घाटा थी न आज घाटा है। हमने खेती को जानबूझ के षड्यंत्र करके और इसको नेस्तनाबूद किया है। अब यदि आप युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, इस देश को सोने का शेर बनाना चाहते हैं, तो किसान को मजबूत करना पड़ेगा। और किसान मजबूत जब होगा जब आपकी धरती मजबूत होगी और धरती मजबूत तब होगी जब आपके पास गाय होगी। सीधा सा सिस्टम है ये। जल, पानी, नीर तीनों एक ही हैं, पर्यायवाची हैं। वैसे ही धरती, गाय, प्रकृति भी पर्यायवाची हैं। इन तीनों को समझे बिना मनुष्यता कभी समझ में नहीं आएगी। और मेरा आपके चैनल से पूरे तमाम बुद्धिजीवियों को एक मेरा निवेदन है, एक प्रार्थना है, एक चैलेंज है कि दुनिया की कोई ऐसी लाइलाज बीमारी बता दें जिसका इलाज गाय से नहीं हो, और दुनिया की कोई ऐसी लाइलाज समस्या बता दें जिसका समाधान गाय से नहीं हो। हर चीज़ का समाधान गाय के पास में है, हर बीमारी का इलाज गाय के पास में है। इतनी बड़ी समृद्धिशाली परंपरा हमारे पास में है, उसका सदुपयोग हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। आज नौजवान गो आधारित खेती से जुड़े और खेती करे, गाय घर में पाले, वो समृद्ध नहीं हो, वो जो है उसकी बेरोजगारी नहीं मिटे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरे पास सीधे फार्मूले हैं। मैं इसकी ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ, ये सिस्टम मेरे यहाँ समझाने के लिए तैयार हूँ। किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। सर आपने कहा कि हर बीमारी का इलाज गाय से है, तमाम चीज़ों का जिक्र किया। साइंस इन चीज़ों को मानता है क्या? क्योंकि कई बार इन चीज़ों पर क्वेश्चन खड़े होने लगते हैं जब कुछ एक प्रैक्टिकल बेस्ड अगर कोई इंसान नहीं है, एक जनप्रतिनिधि की बात करते हैं, वो कई बार इस तरह के डिस्कोर्स सामने लेकर आता है कि गाय से तमाम तरह के इलाज हैं। फिर उस पर क्या साइंस इस चीज़ को एग्री करता है? क्योंकि एक बहुत बड़ी लड़ाई एलोपैथिक बनाम
आयुर्वेद भी चलती रही, अभी भी उस पर डिस्कशन हो रहा है। आपने बहुत शानदार बात पूछी, ये बहुत मार्मिक बात है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस आधुनिक विज्ञान को देख लीजिए आप। दुनिया में आधुनिक विज्ञान के जितने अनुसंधान हुए हैं वो बीमारी की रोकथाम के लिए हुए हैं। कभी बीमार नहीं पड़े इसका इस आधुनिक विज्ञान के पास एक भी योगदान नहीं है। उनको कोरोना आने के बाद इलाज ढूंढना पड़ा ना, लेकिन हमारी भारतीय पद्धति तो ये कहती है कि कोरोना आए ही नहीं, इसका इलाज हमारे पास में है। हम 365 दिन 100 साल तक बीमार पड़े ही नहीं, इसका इलाज हमारे पास में है, वो पद्धति हमारे पास में है। और उस पद्धति के पीछे कोई अस्थि खड़ी है तो उसका नाम गाय है। मैं आज 56 साल का हो गया हूँ, 365 दिन मैं 25 पैसे की गोली दवाई नहीं जानता हूँ, कोई वास्ता नहीं है। राजस्थान की टॉप नस्ल के घोड़े पालता हूँ, कुत्ते बिल्ली खरगोश सब के सब को पालता हूँ। एक दिन भी वेटनरी का डॉक्टर मेरा गेट नहीं खुलवाता है। न मैं फसल में रोग जानता हूँ, न धरती में रोग जानता हूँ, न मैं शरीर में रोग जानता हूँ। और इसका एक ही कारण है, सिर्फ गाय। न मेरे ब्रेन में रोग है, न मेरे शरीर में रोग है, न मेरे घर में रोग है, न मेरे धरती में रोग है, न मेरे पशुओं में रोग है। आपको हम अपने दर्शकों को बता दें कि कान सिंह निर्माण साहब 1 लाख से अधिक घरों में देसी गाय पालन शुरू करवा चुके हैं। सर, हम लोग जहां पर बैठे हैं विंध्य क्षेत्र, यहां सबसे बड़ी समस्या आवारा पशु या सड़कों में बैठी वो गायें हैं जो आए दिन एक्सीडेंट में जिनकी मौत होती है। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार तरह तरह की योजनाओं की बात करती है कि हम गौशाला बनवाएंगे, गायों को सुरक्षित रखेंगे, गौ संवर्धन की बात होती है, धरातल पर कुछ नहीं दिखता। इसके पीछे आप सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? बहुत अच्छी बात है। मैं पहली बार जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला तो मैंने उनसे एक बात कही कि इस भारत को समझना है तो गांव समझना पड़ेगा। गांव बना ही गाय से है, जहां गाय होती थी वही गांव होता था। तो भारत को समझना है तो गाय समझनी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, ये समस्या आई कैसे, ये बहुत बड़ी बात है। हम क्या करते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक आडंबर आ गया है। समस्याओं पे चर्चा होती है, समस्याओं के बारे में बखान होता है, लेकिन समस्या समाधान के ऊपर भी चर्चा करते हैं, लेकिन समस्या आई क्यों इस पे हम कभी नहीं जाते। और जब तक आई क्यों इस पे हम नहीं जाएंगे तो उसका कोई समाधान आप देश और दुनिया को नहीं दे पाएंगे। हमारे देश की परंपरा में एक विराट परंपरा थी कि जब रात को कोई व्यक्ति, पहले आवागमन का साधन पैदल लोग यात्रा करते थे, तो किसी गांव में रुकते थे तो 3 बात पूछते थे कि इस गांव में मंदिर है, मंदिर का अभिप्राय है कि गांव में कर्मकांडी पूजा पाठी और ब्रह्म को जानने वाला कोई ब्राह्मण है जो सत उपदेश देता हो। दूसरा वो पूछते थे कि इस गांव में कोई क्षत्रिय का घर है, क्षत्रिय का अभिप्राय है कि वो न्याय कर सके और व्यक्ति की रक्षा कर सके, ऐसे किसी पुरुष का घर इसमें है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होती थी कि उस गांव में कोई नंदीशाला है। ये तीनों में से एक भी चीज नहीं होती तो वो राहीगर रात को जंगल में रुकना सुरक्षित समझता था, उस गांव को खतरनाक समझता था। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले जो पलायन करवाया हमने नंदी का करवाया। नंदी का पलायन कराया तो नंदी जाते ही गाय चली गई, गाय चली तो गांव चला गया, गांव चला गया तो भारत चला गया। अभी भारत नहीं जिंदा है, भारत तो मर चुका है। इस भारत को जिंदा करने के लिए गाय स्थापित करनी पड़ेगी। अब हुआ क्या कि जो हमारे गायें 12-12, 13 लीटर दूध देती थी, हमारे राजस्थान में राठी और थार पार तो 25-25 लीटर दूध देती थी। उन गायों के संवर्धन की कमी से नंदी गायब हुए तो संवर्धन नहीं हुआ, क्रॉस ब्रीडिंग आने लगी। क्रॉस से जो क्या हुआ कि उनकी नस्लें बिगड़ने लगी। 12-13 वाली दूध गाय देने वाली जो 2-3 लीटर पे आ गई, 2-3 लीटर पे गाय आते ही किसान के घर से पलायन हो गई, जंगल में चली गई। क्योंकि काली खोपड़ी का आदमी तो स्वार्थ की बात करता है। गाय के गूंत गोबर का उपयोग न सिखा करके इन शैतानों ने जो है शैतानियां करके किसान को नेस्तनाबूद करने के लिए जो है परजीवी बना दिया। इस देश का किसान 1 रुपए की चीज घर से बाहर नहीं लाता था, वो देना ही जानता था, इसलिए कि कुछ दूसरे से लेता ही नहीं था। उसका बीज घर का, बिजाई घर की, निराई गुड़ाई घर की, कटाई घर की, खड़ाई घर की, सब चीजें घर की होती थी। अब इनको सोचा कि इसको डैमेज कैसे करें, तो ये अंग्रेजों की जो नीति थी जो 200 साल में धीरे धीरे आते इस देश को जो है नेस्तनाबूद किया। फिर इन्होंने हरित क्रांति के नाम से एक बड़ा और पाप किया और इन्होंने नए ट्रैक पे ले जाकर के किसान को पराश्रित बना दिया। तो पराश्रित होते ही किसान गाय से विमुख हो गया। अब गाय से विमुख हुआ तो किसान तो वैसे आत्महत्याओं की ओर अग्रसर हो गया, क्योंकि वो जब खर्चा जोड़ता है तो वो खर्चा जो है उसके आदमी उसको खत्म कर देता है। तो अब होना ये चाहिए कि ये सरकारें
इस गाय के गूंत गोबर की उपयोगिता से खेती कराने का तरीका सिखाएं। मैं आपके माध्यम से इस देश के तमाम साइंटिस्टों को और सरकारों को चैलेंज देके कहता हूं कि वो अपने दुनिया के जितने टॉप के साइंटिस्ट हैं उनको मेरे सामने ले आए और देश के किसी भी हिस्से में 1 एकड़ जमीन ले लें, रसायनों के जितने संसाधन हैं वो उनका उपयोग कर लें और 1 एकड़ जमीन हमें दे दें। मेरे से ज्यादा उत्पादन ले लेंगे तो वो कहेंगे वो जुर्माना भर दूंगा मैं। तो ये इसको एक साजिश मान लिया जाए कि ये बहुत बड़ा एक साजिश के तहत तमाम किसानी को प्रभावित किया गया है, ये सारी चीजें की गई। ये रसायनों को बेचने के लिए जो आपकी कॉर्पोरेट जगत है उसका षड्यंत्र है और इसमें जितने सहायक लोग हैं उस षड्यंत्र के जो हैं इससे बने हुए हैं। ठीक है सर, 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की समिति है, आप भी अपने इनपुट्स उसमें दे रहे हैं। अभी एक टेंटेटिव किसानों की आय 500 रुपए या तो उससे थोड़ा ज्यादा मध्य प्रदेश में या तमाम जगह मानी गई है, उसको दोगुना करने की बात हो रही, 1000 रुपए या फिर इसके आसपास ही होगा। ये जो अमाउंट है ये इसके आसपास ही जाएगा। ये कौन सा तरीका हुआ जब आप एक एक्यूरेट ये बता नहीं पा रहे हैं कि किसानों की आयु कितना, सिर्फ ये दोगुना तिगुना इसमें अगर बात की जाएगी तो किसान की स्थिति तो नहीं सुधर पाएगी। अमित साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हजारों साल की देश की परंपरा में जीवन जीने के जो हमें 4 तरीके बताए हैं, जिसमें सबसे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी, सबसे गई गुजरी भीख मांगने को माना गया है। आज भी वो वैसी की वैसी स्थिति में है। किसानी से ज्यादा उत्तम पद्धति जीवन जीने का कोई हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा संपन्न कोई हो ही नहीं सकता। मैं आपके माध्यम से आपके इस प्रदेश के किसानों को एक निवेदन करना चाहूँगा। राजस्थान में पूरी साल में एक फसल होती थी बरसात के दिनों में, और वो किसान 90% घर का खाद्यान्न जो है उस एक फसल से लेता था। और आज की तारीख में आपके यहाँ तो 365 दिन फसल होती है और किसान 90% बाजार से लाता है। क्यों? वो किसान है, अपने घर की पहली आवश्यकताएं अपने खेत से पूरी करे। दूसरी, उसका 1 रुपया खेत से बाहर नहीं जाए, डीएपी, यूरिया, बीज, बिजाई किसी में नहीं जाए। कितनी दुगुनी, कितनी गुना आय हो गया, क्योंकि जब खर्चा आपका बच गया तो आय आपके घर में रह गई। ये सबसे बड़ा अभियान है। गाय घर में लाते ही किसान का 1 रुपया घर से बाहर नहीं जाएगा। किसान का 1 रुपया नहीं बाहर जाएगा तो उसकी समृद्धि आएगी। फिर उसके बाद में देखिए आप, किसान सबसे बड़ी बात, मैंने पूरे देश में एक अपील की है, आपके माध्यम से भी एक अपील करना चाहता हूँ। इस देश में एक बड़ी परंपरा बन गई है कि बड़ा आदमी होता है जो फैमिली डॉक्टर रखता है। उनसे मेरी अपील है कि वो फैमिली डॉक्टर रखे, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन वो फैमिली फार्मर भी रखे। जब वो आदमी फैमिली फार्मर रखेंगे तो साल में एक बार जाके किसान के खेत में रहे, वो उसकी सच्चाई को देखे, उसके दुख दर्द को देखे और प्रामाणिकता के साथ में अपनी रसोई का सामान खरीद के लाए और वो खाए। और यही प्रयत्न किसान को करना चाहिए कि अपने निकटतम शहर में जाकर के शहरवासी जो भाई बंद है हमारे, उनसे वो जाकर के संबंध बनाए और उनको प्रेरित करे कि उसके खेत में आए। जब दोनों का संबंध बन जाएगा, बिचौलिया खत्म हो जाएगा, तो किसान की निश्चित रूप से आय बढ़ेगी। किसान को पूरा का पूरा पशुपालन ढंग से करना चाहिए। अच्छी नस्ल की समृद्ध गौशालाएं, गायें पालनी चाहिए और गाय खेती पे आधारित जितने भी हमारे पशु पक्षी है उसकी पूरी श्रृंखला पालनी चाहिए। और किसान की 10 गुना आय करने के स्रोत जानता नहीं हूँ, उन पे मैं चल भी रहा हूँ। मेरे उत्पादन को मैं मेरी मर्जी से बेचता हूँ, दूसरा मेरी रेट तय नहीं कर सकता। ये विधा मैं हर किसान को सिखाने को भी तैयार हूँ। लेकिन देश में जो स्थिति है, किसान सड़कों पर है, एमएसपी की बात हो रही है, सरकार के खिलाफ तमाम चीज़ें हो रही हैं, फिर वो फर्टिलाइज़र डाल के पूरी फसलें जिस तरह से बढ़ाने का है, उत्पादन बढ़ाने का है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा किसानों को देने की बात होती है। ऐसा नहीं लगता कि गाँव से तो छूट रहा है किसान, लेकिन इधर सरकारी तंत्र भी उस तरह से है कि किसान नहीं वो कर पाएगा, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये जिन किसानों की आप जिक्र कर रहे हैं ना, मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि ये सब पार्टियों के दलाल हैं। किसानी से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना। किसी के पास जमीन होने से किसान होता है क्या? किसी का बाप आईएएस होने से बेटा आईएएस होता है क्या? ये परंपरा गलत डाल रहे हैं। इनको जो मांग करनी चाहिए किसान हित की, वो एक भी नहीं कर रहे हैं। इन कानूनों में ले देखी 2-4 बात गलत है, जिनको संशोधन करने के लिए सरकार को भी ये इनकी मांग, सरकारें भी
ये सरकार और इन तथा कथित किसान नेताओं का चोली दामन का साथ है। ये आपस में ये गुटर पुटर करके सेट कर लेते हैं, वो किसान आखिरी में फिर भी मारा जाता है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। सरकारों को करना ये चाहिए कि 2-3 संशोधन करके आगे बढ़ना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। आप स्टॉक में जो आपने लिमिट्स खत्म की है, ये तो किसान के लिए नहीं, एक आम आदमी के लिए भी मौत है। आप उद्योगपति हैं, आपने पूरा सामान इकट्ठा कर लिया, फिर साल भर अपनी मर्जी से बेचेंगे, तो इसमें किसान ही क्यों मर रहा है? सब मर रहे हैं, सबको विरोध करना चाहिए, तो इसमें संशोधन होना चाहिए। इसमें विचार किस बात का कर रही है सरकार? ठीक है, लेकिन बाकी के कानून किसान की कोई विरोधी नहीं है, हम पूरे पक्ष में मानते हैं, इन दलालों के पक्ष में। वो मंडियां खत्म हो जाएंगी, मंडियां खत्म नहीं होंगी, ये सब झूठ कह रहे हैं, यहाँ पाखंड फैला रही हैं, इनकी दलाली खत्म हो जाएगी, इनकी दलाली खत्म हो जाएगी और ये राजनीतिक पार्टियों की गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, इसलिए ये सब बकवास कर रहे हैं। किसान कोई नहीं है इनमें से, किसान 6 महीने छोड़ के 6 दिन, मैं आज 2-4 दिन से घर पे पसीने छूटे हुए हैं, कब घर पे भाग के जाऊं, कब भर के जाऊंगा तो मुझे जो है कम से कम 12 घंटे काम करना पड़ेगा, तब उसकी पूर्ति कर पाऊंगा। तो ये सब बातें जो है इसको सोचने की बात है। रही बात किसानी जीवन की, मैं कह रहा हूं कि धरती पे आज भी इससे शानदार कोई जीने, मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने स्वर्ग की 4 निशानी कही है। पहला कहा है ताजा मक्खन, पुराना धान। हमारी परंपरा में एक हमारे देश का गरीब से गरीब आदमी भी रोज ताजा लाए ताजा खाए, परंपरा नहीं है। 12 महीने का स्टॉक रखे, ये हमारी मानसिकता है। एक सुनार कहना मानने वाली पत्नी और चढ़ने को घुड़सवार हो, ये 4 चीजें जिसके घर में होती है वो स्वर्ग में जीता है, और ये चारों चीजें भगवान ने किसान को जी खोल के दी है, तो इसलिए किसान तो स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति है। ठीक है, शहरों की ओर गांवों से पलायन हुआ, रोजगार के दृष्टिकोण से लोग आए, खेती में अब उतनी चीजें नहीं रह गई, इसलिए अब शहरों की ओर भागे, मजदूरी में चले आए। ये पलायन कैसे रुक पाएगा? सिर्फ क्या किसान इस पद्धति से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इससे अगर शुरुआत कर दे तो ये चीजें रुक सकती हैं? क्या वो रोजगार उत्पन्न कर सकता है? मेरे को आप जैसे पत्रकार ने एक बार दिल्ली में पूछा, जब नोटबंदी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आपके इस नोटबंदी का क्या असर हुआ, और फिर कोरोना आया, तब भी लोगों ने पूछा। मैंने सबसे एक ही बात कही कि 2 साल तक आप मेरे गेट पे लॉक लगा जाएं तो मैं एक दिन बाहर नहीं जाऊंगा। 2 साल तक नहीं, 5 साल तक लगाएं तो भी मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे रोड के बाहर से कोई लाना ही नहीं है। मैं मेरे खेत से आत्मनिर्भर हूँ, ये देश का प्रत्येक किसान नहीं कर सकता। मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है? पानी, बिजली, दूरसंचार और आवागमन के साधन, ये सब मेरे खेत में उपलब्ध है। मैंने सौर ऊर्जा लगा रखी, पूरी लाइट, मेरा पूरा सिस्टम सौर ऊर्जा आधारित, कोई बिल नहीं आता, और मैं 24 घंटे लाइट लेता हूँ। मेरे यहाँ गोपालन, गायें, और मेरे खेत में सब्जियाँ, सब मसाले में लगभग मैं वहीं पैदा कर लेता हूँ, तो मुझे बाहर जाने की कहाँ जरूरत है? पानी मेरे खेत में, बिजली मेरे खेत में, दूरसंचार जो है उसके लिए कुछ शुल्क देना पड़ता है, तो उतना मैं वहाँ से बेच लेता हूँ। तो हर चीज, आप हर किसान का एक मॉडल होना चाहिए कि उसका खेत आत्मनिर्भर इकाई होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसमें से रोजगार पैदा करें। ठीक है, आप अपने उत्पादन को अपने खेत से बेचें, मंडी में लेके जाए क्यों किसान? क्यों जाए? क्यों किसी दलाल के पास लेके जाए? अपनी आपके पास प्रामाणिकता है, आपके पास में वास्तविकता है, ईमानदारी है, तो आपके खेत से आपका अनाज बिकेगा। अब लोगों को जीना पड़ेगा तो किसान से जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कॉरपोरेट की जो तैयारी है, ये बार बार किसान संगठन भी कहते हैं कि पूरी तरह से तमाम चीजें अपने गिरफ्त में लेना चाह रहे हैं। आंदोलन में देश के अलग अलग राज्यों से लोग जुड़े। आपने कहा कि वो किसान नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसान हैं, उसमें वो आंदोलन में आए, तो वो कैसे निकल कर सामने आ गए? क्योंकि सरकार के प्रति तो ये असंतोष है। नहीं, मैं ये सब पार्टियों की लफड़ेबाजी है, इसमें किसान को घसीट रहे हैं, किसान को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं उनसे कहता हूं कि वो किसान है, सबसे बड़े आसिरमोर जो मिस्टर टिकेत बने हुए हैं, वो 6 दिन मेरे साथ में इस गर्मी में मेरे साथ मेरे खेत में काम कर लें। मैं उनके आंदोलन में धरना दे करके, और मेरे जो हजारों लाखों साथी जो देश भर में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबके साथ उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। कभी खेत में गया है? खेत की भाषा जानता है? किसानी का बहुत सीधा सा अर्थ बता दूं मैं आपको, किसान जो खेती से बात नहीं करता है, धरती से बात नहीं करता है, और जो वनस्पति के बारे में नहीं जानता है, गाय की गुण नहीं जानता है, वो किसान हो ही नहीं सकता।
ठीक है। ये खेत से निकलने से, खेत के मालिक होने से किसान नहीं होता है। धरती की भाषा आनी चाहिए। आपकी माँ की भाषा आपको नहीं आएगी तो माँ से आप कैसे आशीर्वाद लेंगे, कैसे फलीभूत होंगे? तो किसान की धरती माँ है और माँ की भाषा नहीं आती, वो किसान कैसे होगा? ठीक है सर, आप ये मानते हैं कि गाय राजनीति का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुकी है पिछले कुछ सालों में? गौ वंश की रक्षा की बात तो होती है, उसके माध्यम से तमाम कृषि की बात होती है, सब कुछ होता है, लेकिन धरातल पर आप अभी भी वो स्थिति तो देख रहे होंगे। आप अभी उत्तर प्रदेश से आए, मध्य प्रदेश में वो हालात देख रहे होंगे। गौशालाएं बनाई गई लेकिन फिर भी स्थिति नहीं सुधर रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा फेलियर क्या मानते हैं, और क्या मानते हैं कि राजनीति वाकई उस नाम गाय के नाम पर हुई? अमित साहब, ये जितने भी जो गाय की जय बोलने वाले लोग हैं उसमें अधिकांश थे, मैं सब पे ये बात नहीं कहूँगा क्योंकि सब कहीं भी कुछ नहीं हो सकता, अधिकांश थे लोग केवल गाय की जय बोलते हैं, गाय के बारे में जानते नहीं और नए देश के राजनेता जानते हैं। वो केवल गाय को वोट का और एक बेचने का माध्यम समझते हैं। जिसके हृदय में गाय उतरती है तो गाय की परिभाषा पहले आनी चाहिए। गो नाम सूरज की किरण का है और पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली सूर्य है और सूर्य का धरती पे सबसे बड़ी स्टोकिस्ट गाय है। गाय के बिना कोई आसाराम और रामपाल हो सकते हैं, महापुरुष नहीं हो सकता। पहली सीढ़ी है। गाय सैटेलाइट है और मेरा दो बातों में चैलेंज है पूरे तमाम देश के साइंटिस्टों को कि गाय और बैल के खुर खोज धरती पे जहाँ जहाँ रखे जाते हैं वहाँ दुनिया का कोई साइंटिस्ट रोग लगा के नहीं दिखा सकता। हमारे शास्त्रों में कहा है कि गाय और बैल के खुर में शरप का वास है। मैंने 3 साल तक खूब ऊपर नीचे किया, कहीं शरप नजर नहीं आया, लेकिन मुझे एक बात का पूरा विश्वास है कि दुनिया का कोई भी विज्ञान झूठ बोल सकता है लेकिन हमारे शास्त्र झूठ नहीं बोल सकते। तो शास्त्र में कहा है तो प्रमाणिक है। तो फिर मैं इस प्रयोग पे पहुंचा तो पता लगा कि सर्प के पीछे अभिप्राय ये है कि उसमें वो क्षमता है कि वो हानिकारक कीटाणु को नष्ट कर देता है। फिर गाय के गोबर में चाहे कच्चा हो चाहे सूखा हो चाहे पक्का हो उसमें कभी दीमक नहीं लगती। ये सिर्फ स्थिति भगवान ने गाय को दी है। और ये भ्रांति जो फैलाते हैं ना, मुझे एक बात बताइए कि दो चीजें इस देश के साइंटिस्ट षड्यंत्र पूर्वक देश में झूठ फैला रहे हैं। एक तो वो कहते हैं कि पौधा पानी जड़ से लेता है, ये झूठ है। दूसरी वो कहते हैं कि मिट्टी की जांच कराओ और उर्वरक ऊपर से डालो, ये सफेद झूठ है। एक पौधा 98% अपनी खुराक क्लाइमेट से लेता है। दुनिया का कोई साइंटिस्ट रिसर्च कर दे और मेरी बात को गलत साबित करते, मैं चैलेंज करता हूँ। 98% जब क्लाइमेट में किसी बिना मानवीय सहायता के लेता है तो 1.5% खुराक जमीन से लेता है। उसके लिए इतना पाप करवाते हैं कि सब कुछ जमीन में डाल दो। 1.5% में भी 26 पोषक तत्वों की पौधों की जरूरत होती है और 26 पोषक तत्वों का भंडार धरती में भरा पड़ा है। वो केवल जड़ों के अनुकूल नहीं है, उनको अनुकूल कराने का काम देसी गाय का गोबर करता है। देसी गाय का गोबर जो है सूक्ष्म जीवाणु को प्रोटेक्शन करता है और मल्टीप्लाई करता है। तो धरती में खेल सूक्ष्म जीवाणु का है, किसी वैज्ञानिक का कोई काम नहीं है। और ने डीएपी यूरिया और ने ट्रॉली भर के खाद का काम है। एक गाय से आप 30 एकड़ जमीन में बम्पर फसल ले सकते हैं। गाय अद्भुत चीज है। ये गाय नहीं समझ में आएगी, गाय नहीं रहेगी ना तो न तो मुंह ढकने से छोड़ेगा कोई और न बंद कमरे में छोड़ेगा। ये तो टेलर आया है, देशवासी समझ लें कि फिल्म बाकी पड़ी है। सतर्क हो जाएं, नए वायरस कब कहां अटैक करेंगे। बचाने वाली न सरकारें बचाएंगी न आपका विज्ञान बचाएगा, सिर्फ गाय बचाएगी। आपके टीके लगने के बाद भी लोग कह रहे हैं कि साहब लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन गाय से जुड़ा हुआ मैं आपके माध्यम से फिर कहता हूं, पूरे देश में मैंने कहा है कि जो गाय आधारित खेती करके जो गाय का खाता है उसके घर में कोई डेथ हुई हो तो उसका नाम बता दें, मैं बताने वाले कोई नाम दूंगा। सर, सरकार किसानों को मजबूत करने के लिए सब्सिडी, उसके साथ में तमाम सम्मान निधि, तरह तरह की चीज़ें लेकर आती है। किसानों की स्थिति इससे तो नहीं सुधर सकती? देखो, मैं सरकारों से बार मैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री और अन्य सब मंत्रियों से भी मैं बार अपील करता हूं कि किसान और गाय दोनों दया के पात्र नहीं हैं, उन पे दया नहीं करें। सरकार अपनी नीति ठीक करे और किसान अपनी नीयत ठीक करे तो ही ये देश सोने का शेर बनेगा। नीतियों ने इतना किसान को डैमेज कर दिया है कि किसान जो है वो एकदम पराश्रित और भिखारी बन गया है।
डीएपी यूरिया पे सब्सिडी मांग रहा है, कभी लोन माफ मांग रहा है। आप मुझे बताइए, भारत के इतिहास में कभी किसी भी राजा के काल में किसान को मांगते सुना है क्या? वो राजा को देता था। जिस राजा के राज में किसान श्रेष्ठ होता था वो राजा श्रेष्ठ होता था। वो पूरी प्रजा को पालता था, राज को पालता था, लेना जानता ही नहीं था। वो देने की तो बात ही भूल गया, लेने ही लेने की बात करता है। इन लेने से भिखारियों की लाइन में खड़े होकर कभी देश का किसान समृद्धिशाली नहीं होगा। आज तक 25 पैसे मैंने कोई सब्सिडी नहीं ली और न लेने की लाइन में खड़ा हूँ, कभी नहीं लूँगा। पसीने की कमाई से लेता हूँ और 10 गुना आय को परमानेंट कर रखा है। शानदार जीवन जीता हूँ, किसी से कहीं कोई कम नहीं हूँ। ये सब गाय और खेती की करामात है और कहीं मैं कोई दूसरा काम करने नहीं गया। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, प्राकृतिक खेती का जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं, मैंने पढ़ा है कि आप उसमें घोड़े भी शामिल होते हैं, उनसे भी एक अलग तरह की कृषि कराना या फिर उससे भी एक इनकम जनरेट करने जैसी चीज शुरू होती है, और जानवरों का भी जिक्र होता है। तो घोड़े का क्या महत्व आप देखते हैं, क्या प्रासंगिकता है? बहुत शानदार बात है। आपने भगवान कृष्ण का चरित्र पढ़ा होगा। इस देश में बहुत लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं। वो केवल मानते हैं, कृष्ण को जानते नहीं है। भगवान कृष्ण जब बचपन में घुटनों के बल चलने शुरू हुए तो सबसे पहले गाय के गौर में गए, गाय के बाड़े में गए। क्यों? इस पे मैंने बहुत सालों तक अनुसंधान किया तो मुझे पता चला। फिर जब मैंने देखा कि एक महापुरुष श्रेष्ठ अवतार धरती का पूरे दिन भर युद्ध के समय में रथ हाँकता है और रथ से नीचे उतर कर इतनी बड़ी सेना का मालिक, इतने बड़े नौकरों की फौज, अरे वो उतर के उस घोड़े की खुरा बुरुस करता है। क्यों? इस पे मैंने अनुसंधान किया तो मुझे पता लगा कि धरती पे सर्वांगीण विकास के 2 ही स्रोत हैं, भक्ति और शक्ति। भक्ति का प्रतीक गाय है और शक्ति का प्रतीक घोड़ा है। ये दोनों के बिना सर्वांगीण विकास की प्राप्ति कभी जीवन में नहीं हो सकती। ये तो मैं आध्यात्मिकता की बात करता हूँ, विकास की बात करता हूँ। और सहायक की बात जहाँ तक मैं करता हूँ, जैसे मेरे पास में इस टाइम 27-28 घोड़े हैं। मैं हर सफारी भी कराता हूँ, मैं शादी ब्याह में घोड़ी भेजता हूँ। एक घोड़ी मुझे अपने शरीर से सब खर्चे खा के 1 लाख रुपए एवरेज दे देती है। बड़ी घोड़ियां जो बच्चों को छोड़ दें, पेट से और पीठ से, दोनों से। और राहु केतु, हम धार्मिक की बात करें तो राहु केतु शनि, जहां घोड़े की आवाज टाप की पहुंचती है, पड़ोसियों की परेशान नहीं करते। गाय जहां बंदी है वहां दुनिया का कोई पंडित वास्तु दोष लगा के नहीं दिखा सकता। तो समृद्धि का प्रतीक है दोनों, और दोनों ही समुद्र मंथन से आए हैं। दोनों ही समुद्र मंथन से आए हैं, इसलिए दोनों का अपना महत्व है, दोनों का विज्ञान है। धर्म के साथ तो जोड़ दिया केवल। ठीक है। घोड़ा जहां होगा, राहु केतु इसलिए नहीं बिगाड़ेंगे कि वहां रोग नहीं आएगा। सबसे बड़ी व्यायामशाला है जो घुड़सवारी है। घोड़े जिस घर के में आ गए वो जो निठल्ला पड़ा नहीं रह सकता। जिन राजाओं के राज में सबसे पहले घोड़े बिके वो सब भिखारी बने फिरे हैं, और जिनके घोड़े रह गए वो आज भी ठाठ से जी रहे हैं। जी, सब हाथ का लिलाड़ होता है इसका, अपना तकदीर साथ लेके आता है। ऐसे ही जितने कुत्ते, बिल्ली, खरगोश जो भी आपके घर में मेरे पिछले दिनों कलकत्ता के उद्योगपतियों ने फार्म पे शादी की तो वो लोग बड़ी ईर्ष्या करने लगे कि आपके कुत्ते तो रोज दूध खाते हैं और वो भी गाय का खाते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं खाते। आज तक उन्होंने मांसाहार नहीं खाया। मैंने कहा नहीं खाया कि हमसे तो ये ज्यादा अच्छे हैं, जेनी है ये ज्यादा है। मैंने कहा ये तकदीर लेके आए हैं। 365 दिन बिना दूध के टुकड़ा नहीं तोड़े, और गाय का अमेरिकन गाय का भैंस को खिलाओ तो मुंह नहीं लगाए, और जहर का अन्न खिलाओ तो 3 दिन भूखे बैठे रहेंगे लेकिन मुंह नहीं लगाएंगे। वो शुद्ध गो आधारित खेती का अन्न होगा, दूध होगा तो ही खाएंगे। तो हमसे तो बेहतर कुत्ते हो गए। ये मनुष्य कहाँ घूम रहा है? इस पे विचार करना चाहिए इन मनुष्यों को। जी, ये हमारे साथ थे कान सिंह इनवाड सर, जिन्होंने बहुत बारीकी से गाय, कृषि और किसानों की बात की, और सबसे बड़ी बात जो आगे आने वाली जनरेशन, उसको एक मैसेज दिया कि रोजगार भी किस तरह से गौ पालन से और प्राकृतिक तरीके से खेती से लिया जा सकता है, किस तरह से किसानों की स्थिति सुधारी जा सकती है। इन सब विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं 2 अपील अमित साहब और करना चाहूंगा, बीच में मैं माफी चाहता हूँ। जी जी। एक तो मैं इस देश की गृहिणियों से एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारी देश की एक परंपरा थी, विराट परंपरा थी। हमारे घरों में माताएं बहनें जब रोटी बनाती थी तो पहली रोटी गाय की होती थी।
आजकल वो पहली रोटी वो श्रीमान जी को खिला रही हैं, वो सब गाय हो गए हैं। लोग कहते हैं कि चौक में आकर के सच्ची बात करने वाले लोग गायब हो गए, क्योंकि लोगों को तो आपने गाय बना दिया है। गाय का हिस्सा खाना बहुत अपराध है, इसलिए पहली रोटी गाय को खिलाएं, मर्दों को नहीं खिलाएं, जिससे आपका पुरुष जिंदा रहेगा, आपका जो है संस्कृति और सभ्यता जिंदा रहेगी, नहीं सब खत्म हो जाएंगी, पुरुषहीन हो जाएंगे, नपुंसकता की सेना खड़ी हो जाएगी यदि गाय का हिस्सा खाएंगे तो। दूसरी, हमारे यहाँ रोटी, लास्ट की रोटी कुत्ते की होती थी, वो आजकल श्रीमती जी खुद खा बैठती हैं, जो गेट में घुसने से पहले कपड़े फाड़ डालती हैं कि तू दिन भर का हिसाब ही दे दे, और वो खुद नहीं खाती हैं तो बच्चों को खिलाती हैं। भाई भाई कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, तो भाई रोटी कुत्ते के हिस्से की खाएंगे तो मनुष्यों की तरह कैसे लड़ेंगे। इसलिए पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की होनी ही चाहिए। दूसरी मेरी एक अपील है कि जो व्यक्ति गाय के बारे में दर्द महसूस करता है, भारतीय संस्कृति में विश्वास रखता है, वो किसी भी रिलीजन को मानता होगा, मैं इसमें कोई नहीं जाता। किसान की कोई जात नहीं होती, जो किसानी करता है वो उसकी जात का होता है, उसका पंथों से कोई लेना देना नहीं। पंथ दुकान चलाते हैं, किसान दुकानदार नहीं है। तो सबसे मेरी अपील है, अब जीना है तो गाय का घी पीना है। हर घर में 1 किलो गाय का घी लगे ही लगे। और जिस दिन ये दोष देने वाले, हम सरकारों पे दोष देते हैं, हम लोगों पे दोष देते हैं और खुद को सेफ कर लेते हैं, ये अपराध है। आप अपने विचार करें कि मेरा इसमें कितना योगदान हो सकता है कि ये गाय किसान के घर में चली जाए, किसान समृद्ध हो जाए। इसमें जो शहर में बैठे हैं, जो लोग दूसरे विषयों को कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, उन सबको विचार करना चाहिए। और हर घर में एक शाम को दीपक, गाय के बिलोने के घी का हर घर में दीपक जलना ही चाहिए। जब गाय के घी को आप अग्नि से स्पर्श करके प्रज्वलित करेंगे तो उसमें वहाँ सीधा सा विज्ञान है कि ऑक्सीजन बनेगी, और जहाँ ऑक्सीजन बनेगी वहाँ नेगेटिव ऊर्जा चली जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा घर में आ जाएगी। सुख शांति आप घर में लाना चाहते हैं, समृद्धि घर में लाना चाहते हैं, तो देसी गाय के बिलोने का घी, ये थैली वाला नहीं, ये तथाकथित ब्रांड लोगों का नहीं, शुद्ध रूप से जो बिलोया हुआ हो, हमारी देसी पद्धति से तैयार किया गया हो, वो घी आप खाएं। और वो घी के लिए हमने जैसलमेर में, जो पूरे हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा गोवंश है, जो जंगल में 365 दिन हजारों तरह की जड़ी बूटियां खाती है, उनसे घी हम भी तैयार कर रहे हैं। आप कभी भी जो है लें। बाकी ज़्यादा मेरी अपील है कि आपके अड़ोसी पड़ोसी जो किसान हैं, आप घी अपनी आंखों के सामने तैयार करा के उससे से लें। उससे पूर्ति नहीं हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी पहले अपने पड़ोसी किसान को समृद्ध करें। जय गौ माता, जय गोपाल। सर, आपसे संपर्क करने के लिए जो ये एड्रेस है, जैसे ये रिसर्च अगर किसी को समझना हो, ये पूरे जो पैरामीटर्स हैं जिन पे आपने बात की, ये सारा अनुसंधान किसी को देखना हो, ये पूरी पद्धति समझना हो, तो कैसे संपर्क हो पाएगा? मेरे मोबाइल नंबर भी हैं, और आप यूट्यूब पे जोर की ढाणी या कान सिंह निर्वाल डालेंगे तो बहुत सारे वीडियो भी आ जाएंगे। और अभी हमारी वेबसाइट भी तैयार हो गई है, तो उस वेबसाइट में भी जोर की ढाणी के नाम से है। आप किसी को भी खोलेंगे तो आपको सब बातें सामने आ जाएंगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से गाय का महत्व और किस तरह से खेती आगे की जाए, किस तरह से लोग समृद्ध हो सकते हैं, उस पर बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका। जय गौ माता, जय गौ।